एनसीईआरटी का सीरीज जो हम लोग चलाए हैं उसमें से पहला चैप्टर का आपको करवा चुके हैं। ये अध्याय दूसरा है हमारा, और ये दूसरा अध्याय में हम लोग देखेंगे आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ये सीटेट पर्पज से हम आपको करवा रहे हैं, आपको पता ही होगा सीटेट पर्पज से आपको करवा रहे हैं। और इसको ना पढ़ने का खास कारण ये है कि अगर आप थ्योरी को कर लेते हैं, अगर आप जो है सो डायरेक्ट एनसीईआरटी का बुक को ही पढ़ लेते हैं तो आपके लिए आसान हो जाएगा सीटेट। और हमारी कोशिश है कि आपका सीटेट आसान हो। रिजल्ट इतना पुअर रिजल्ट आता है, इसका एक ही कारण है कि हम लोग जो मार्केट में जो नोट्स वगैरह मिलता है उसी से हम लोग पढ़ लेते हैं, जबकि नोट्स से कुछ भी नहीं पूछा जाता है। फैक्ट ही इसी बात का है, क्योंकि ये जो है ना ये कंटेंट नहीं पूछता है आपका सीटेट में। सीटेट में ना पूरा जो है वो पैराग्राफ ही आपको पूछ दिया, तो ये पैराग्राफ तभी आप कर पाएंगे जब आपको ये पता हो, जब आप इस किताब को पढ़े हो। अगर आप चाहें कि सिर्फ नोट से हम कर लें तो ये थोड़ा सा मुश्किल वाला बात है, और मुश्किल वाला इस सेंस में कि रिजल्ट जो है सो बहुत पुअर हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग चलिए दूसरा चैप्टर हम लोग करेंगे। तो दूसरा चैप्टर का मीनिंग समझ लीजिए क्या कह रहा है। आखेट खाद्य संग्रह। आखेट का मतलब क्या हुआ? आखेट का मतलब होता है शिकारी, शिकार करना, ठीक है, मतलब शिकार करना। खाद्य संग्रह, खाने के वस्तु को हम लोग एकत्र करेंगे। तो हमारा जीवन जो है, हमारा जीवन जो है मनुष्य के तौर पर हमारा जो जीवन है वो आखेट से प्रारंभ होता है और अभी हम लोग भोजन उत्पादन तक हैं। तो बीच का कैसे हम लोग पहुंच गए आखेट से भोजन उत्पादन तक, इसी को हम इस चैप्टर के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ जो है सो लिखा हुआ है तुषार की रेल यात्रा। ये तुषार है, ठीक, चैप्टर के अनुसार, और यह एक रेल यात्रा कर रहा है। लिखता है तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे एक खिड़की वाली सीट मिल गई। कैसी सीट मिली? खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, देखिए जो कहे हैं वो इधर इन्वर्टेड कॉमा से है। पता है लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी, बस तो इसके कुछ ही दशक बाद आई। ठीक, ऐसा उनके चाचा जी तुषार से कर रहे हैं। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? इसके मन में प्रश्न आ रहा है, क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे जो तुषार जो सोच रहा है इसी अकॉर्डिंग जो है सो एनसीईआरटी बात करता है। ठीक है, अब देखिए बात क्या कर रहा है एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी जो है सबसे पहले जो बताया तुषार के अकॉर्डिंग आरंभिक मानव, जो हमारा आरंभिक मानव जो है वह कैसा था, क्या क्या करते थे, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा यहाँ बात है। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? आरंभिक मानव भी घूमते थे, तो आरंभिक मानव जो है सो पहले इधर उधर क्यों घूमते थे? अभी हम घूमते हैं रिश्तेदारों के यहाँ जाने के लिए। आरंभिक मानव के समय में रिश्तेदारी जैसा कुछ नहीं था, वो तो मानव शुरुआती अवस्था में था, वो तो रिश्तेदारी हम लोग बाद में सीखे हैं। ठीक है, सामाजिकता तो बाद में आया हमें। सबसे पहले आरंभिक मानव जो है वह इधर उधर घूमते थे, तो क्यों घूमते थे इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। लिखता है हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप के 20 लाख साल पहले रहा करते थे। ये हमारा जो भारतीय उपमहाद्वीप है इसके बारे में चर्चा हो रहा है। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम जानते हैं। ठीक है, शिकार करते हैं हम लोग। ठीक है, उसी को आखेटक कहा जा रहा है। भोजन का प्रबंध हम लोग कर रहे थे। आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर इन्हें इस नाम से पुकारा गया। आखेटक खाद्य संग्रह क्यों नाम रखा गया? क्योंकि भोजन का इंतजाम, भोजन का जो है प्रबंध करने की विधि के आधार पर इसे इस नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों को शिकार करते थे। ध्यान रखिए वो सब क्या क्या करते थे, जंगली जानवरों को शिकार करते थे, मछलियां और चिड़ियां पकड़ते थे, फल मूल दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। तो इतने सारे चीज को इकट्ठा करके
ध्यान रखिए, संग्राहक का मतलब जमा करने वाला, तो इतने सारे चीज़ों को वो जमा भी करते थे। ये खाने की वस्तु है, चूंकि ये आखेटक थे, ठीक है, शिकारी वर्ग के थे, तो इसीलिए खाट यानी आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से भी हम लोग जानते हैं उनको। अब देखिए आगे है, आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। तो ध्यान रखिए, जो तुषार का जो मन में प्रश्न उठा कि क्या मतलब पहले ज़माने के लोग, पुराने ज़माने के लोग या प्राचीन काल में लोग घूमते थे कि नहीं? घूमते थे। अभी हम लोग रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे हैं, उस समय लोग खाने पीने के लिए और शिकार करने के लिए, अपने खाद्य पदार्थ को जमा करने के लिए लोग इधर उधर जा रहे थे, ठीक है। ऐसा करने के कई कारण थे। देखिए आगे टॉपिक में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे इसको, क्या क्या कारण था। कारण है, पहला कारण, ध्यान रखिए, पहला कारण यह है कि अगर वे एक जगह पर ही ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। पहला कारण ये था कि जिस स्थान पर आरंभिक मानव रह रहा था, तो उस क्षेत्र में जो भी फल, ठीक है, पौधा, जानवर, जो भी उस समय के लोग खा पी रहा था, तो एक टाइम के बाद वो तो समाप्त होना है। तो पहला कारण ये है कि घर छोड़, मतलब अपना इलाका छोड़ के किसी और इलाके में लोग गया, इसीलिए, और भोजन के तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। ये पहला कारण है। दूसरा कारण देखिए, दूसरा कारण क्या बताया? दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे। इसीलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे, ठीक है। ये एनसीईआरटी कह रहा है आपका कि पहला कारण है भोजन के तलाश में, दूसरा कारण है अपने मवेशी के चारा ढूंढने के लिए, या तो किसी मवेशी, मतलब या तो कोई जानवर के शिकार करने के लिए लोग जो है सो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे थे। ऐसा एनसीईआरटी आपका कह रहा है, ठीक है। दूसरा कारण आपको पता चल गया। तीसरा कारण देखिए, तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसीलिए लोग उनके तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। ये तीसरा कारण है। चौथा कारण क्या है? चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे के जीवित रहना संभव नहीं होता, और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। अद्यापि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद मिल पाता है, इसीलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। तो 4 कारण मोटा मोटी बताया। एनसीईआरटी कितने कारण बताया? 4। शिकार करने के लिए लोग जा रहे थे, या तो अपने स्थान में जो भोजन खत्म होने के बाद दूसरे स्थान को चुन रहे थे। तीसरा कारण बताया कि उपयुक्त मौसम के अनुसार जा रहे थे, जो हमको चाहिए वो किसी और मौसम में मिलेगा। चौथा जो है कि हम जिस इलाके में रह रहे हैं वहाँ बारिश नहीं हुआ या तो पानी नहीं है, तो हम लोग पानी वाले इलाके में जा रहे हैं, नदी वाले इलाके में जा रहे हैं। इसीलिए मानव का रहने का जो पहला जो प्रमाण मिला, जो पहला चैप्टर में पढ़ाए थे, वह नर्मदा नदी के आसपास के इलाका में मिला कि वहाँ मानव पहले रहते थे, ठीक है। तो नर्मदा एक नदी है, तो सभ्यता तो वैसे सिंधु में मिला, लेकिन मानव रहने का जो साक्ष्य है वो नर्मदा नदी के आसपास मिलता है, क्योंकि वह नदी था, पानी तो आदमी को चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये 4 कारण है जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान में जाया करते हैं, ठीक है। तो लोग अपने स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान में जा रहे हैं। एनसीईआरटी कितने कारण बताया आपको? 4 कारण बताया, चारों को हम यहाँ डील किए। चलिए आगे देखिए। अब देखिए क्या लिखा टॉपिक को पढ़िए। टॉपिक बोल रहा है आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, ठीक है। क्या लिखा? पुरातत्वविद के बारे में पहले ही बता चुके हैं, जो पुरा स्थल को खोजते हैं, या इतिहासकार जो पुरानी चीज़ों के अनुसार जो है वह इतिहास को बता सकते हैं, पुरातत्वविद हो गए। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यानी पुरातत्वविद जो हैं, जो इतिहास को जानते हैं या जानने का प्रयास करते हैं, वस्तुओं का जो है कार्बन डेटिंग भी कर सकते हैं। तो उनको क्या मिला? आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे जिनका निर्माण और उपयोग कुछ वस्तु मिल गया, ठीक। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। तो ध्यान रखिए, उस समय का आरंभिक मानव जो है पत्थर, लकड़ी और हड्डी 3 चीज़ का प्रयोग करके अपना औजार बना रहे होंगे या बनाए होंगे।
इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। तो लकड़ी और हड्डी का पत्थर तो नहीं जिक्र किया, लेकिन पत्थर के औजार आज भी बचे हुए हैं। अब इसको हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। लिखता है इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। जो औजार है, तो औजार का काम जो है फल फूल काटने में, ध्यान रखिए, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जा रहा था। ये औजार जो उस समय के जो थे, उन औजारों से इतने सारे कार्य हो रहे थे। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। ध्यान रखिए, अब उसमें मुट्ठे लगे हुए हैं। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ी औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। तो लकड़ी का उपयोग ईंधन के लिए, झोपड़ी के लिए और औजार बनाने के लिए किया जा रहा था। तो आरंभिक मानव के बारे में कुछ यह जानकारी आपको मिला कि आरंभिक मानव के जो लोग जो थे वह क्या कर रहे थे, वो ना औजार प्रयोग कर रहे थे। क्या कर रहे थे? औजार प्रयोग कर रहे थे। और उसमें से कुछ औजार आज भी बचे हुए हैं, ऐसा प्रमाण है हमारे पास। औजार का उपयोग जो है वो बताया दूसरा पैराग्राफ में। पहला पैराग्राफ औजार बता रहा है, दूसरा पैराग्राफ में औजार का उपयोग बता रहा है। ठीक है, एनसीईआरटी इसी तरह से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अब देखिए, ये जो औजार का बात जो कर रहे हैं हम लोग, वो औजार देखिए, दो औजार जो है ये हमारे पास है। किताब सीधा जो है सो दिखा रहा है। ध्यान रखिए, बाएं में पत्थर के औजारों का उपयोग बायां इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था, और दायां में ये जो पत्थर का औजार है, ये जो पत्थर का औजार आपका है, इंसानों के खाने योग्य जड़ों के लिए, मतलब खेती में काम आ रहा था। दूसरा है जानवरों के खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। ध्यान रखिए, ये जो औजार है, ये देखिए, ये कपड़ा है, और ये जो आदमी का हाथ यहाँ फिंगर्स दिख रहा है आपको, और इसके फिंगर्स में देखिए ये छोटा सा हथियार है जो कपड़ा सिलने काम कर रहा है। वही हथियार आपका यहाँ जो है सो पिक्चराइज्ड है, पिक्चर में है यहाँ। ये फूल पत्तियाँ हैं, ठीक है, ये फूल पत्तियाँ हैं, ये मिट्टी है आपका, ये ध्यान रखिए फूल पत्ती है, और आदमी का यहाँ फिंगर्स फिर से दिखाया गया है, हाथ सहित उंगली दिखाया गया है, कि यहाँ बताने की कोशिश किया जा रहा है कि पत्थर जो हमको मिला औजार के रूप में, उसे हम लोग जड़ खोदने के लिए तथा कपड़ा सिलने के लिए जो है सो उपयोग कर रहे थे। चलिए, ये तो औजार का बात हो गया आरंभिक मानव के लिए। अब देखिए, अब थोड़ा सा यहाँ पढ़ लीजिए, इसके बाद थोड़ा सा मानचित्र को देखेंगे हम लोग। रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 में देखेंगे, मानचित्र दूसरा है ये। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल है जहां पर आखेटा खाद्य संग्राहक के होने के प्रमाण मिले। इसके अलावा भी कई स्थानों पर आखेटा खाद्य संग्रह रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ ही गिने चुने स्थानों को चिन्हित किए गए हैं। कई पूरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए। देखिए, अब महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है, थोड़ा सा अगर आप इसको ऊपर करें, ये आपका भारत का नक्शा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला था कि पूरा स्थल, तो ध्यान रखिए, ये नर्मदा नदी के बगल में मानव का रहने का जो है प्रमाण मिला है, पहला चैप्टर में पढ़ाए। यही आपका भीमबेटका है, ठीक है। इसके बाद हुंसगी है, करनूल का गुफा है, ये पूरा स्थल में गिनती आते हैं। पूरा स्थल, ध्यान रखिए, पुरापाषाणिक पूरा स्थल इसका नाम है, पूरा स्थल बोला तो ये जो है ना, ये मानव रहने का जो है प्रमाण भीमबेटका से, हुंसगी से, करनूल की गुफा इत्यादि से मिलता है। तो यही नक्शा में, यही जो है मानचित्र में आपको देखने के लिए बता रहा था। बाकी ध्यान रखिए, अगर इसको देखेंगे तो देखिए, ये ब्लू कलर का जो है बुरजहोम हो गया, मेहरगढ़ हो गया, कोहलडीहवा हो गया, महागढ़ा हो गया, चिरांद हो गया और हेडिंग हो गया, ठीक है, हल्लूर हो गया, पेयमापल्ली हो गया, 1 2 2 4 4 5 6 7 8, ये 8 जो है नौपाषाणिक पूरा स्थल मिला, ठीक है। कैसे, क्या मिला? नौपाषाणिक पूरा स्थल मिला। तो क्या है ना कि ये जो जितने भी यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, ये सभी पूरा स्थल ही हैं, सभी पूरा स्थल हैं, लेकिन सबसे पुराने जो पूरा स्थल हैं
वो ये लाल कलर का जो है माना गया, तो इसको भीमबेटका, होसगी और कर्नूल की गुफाएं कहेंगे। वैसे सभी रहने की स्थान है, सभी रहने का ही स्थान है, पूरा स्थल ही है सभी, लेकिन सब अलग अलग टाइम पीरियड में मिले हैं, सब अलग अलग टाइम पीरियड में मिले हैं। देखिए कुछ पूरा पासनिक है, ठीक है, कुछ नवपासनिक है, कुछ महापासनिक है। तो क्या है ना कि ये, और कुछ आरंभिक गांव और कुछ आधुनिक नगर है। तो आरंभिक गांव में देखिए इनाम गांव है यहाँ आरंभिक गांव में, और आधुनिक नगर में कोलकाता यहाँ दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के ये पूरा स्थलों का बात है। तो पूरा स्थल इस तरह से मानचित्र में है। अब देखिए, अब थोड़ा थोड़ा जब आगे करके हम लोग समझेंगे। अभी हमने भीमबेटका को देखा, सबसे पहले जो है वो भीमबेटका की बात आता है, ठीक। तो थोड़ा पढ़ लें यहाँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में है, ठीक है, नर्मदा नदी के इलाके में आसपास। इस पूरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहां उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती है। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। कौन? भीमबेटका गुफा कहां है? नर्मदा घाटी के पास है, ठीक। तो ये चीज यहां पर है। भीमबेटका जो है मानव रहने का जो सबसे पुराना स्थल के रूप में जाना जाता है, इसको भीमबेटका कहा यानी बोला जा रहा है। चलिए आगे देखते थोड़ा सा हम लोग। देखिए ये जो है ना, इस हमें क्या पता चल रहा है इस फिगर से। तो इस फिगर जो है, इस फिगर के बारे में लिखा कि जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण है मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया। देखिए ये कोई पशु है, मतलब हिरन है ये ना, ये जो है इसका सिंह से पता चल रहा है ये हिरन है, और पीछे पीछे आदमी है। तो उस समय का जो है सो चित्र बनाया गया है, उस जमाने का चित्र है, ठीक है, जो गुफाओं में मिले हैं हमें। चलिए आगे देखने, अगला टॉपिक क्या कहता है। ये भीमबेटका का गुफा है ये, ठीक है। चलिए अब देखिए, अभी पूरा स्थल के बारे में, पूरा स्थल के बारे में थोड़ा समझिए कि पूरा स्थल क्या है, पूरा स्थल का क्या मायने है, उसका कुछ डिफिनेशन है यहाँ, थोड़ा सा देख लीजिए। पूरा स्थल लिखता है, पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारत जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था, बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर अंदर कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरा स्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में, चलिए पूरा स्थल तो आगे पढ़ेंगे, लेकिन पूरा स्थल समझ में आ रहा। उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन, इमारत जैसी वस्तुओं का अवशेष मिले, इसको पूरा स्थल कहते हैं। क्लियर है बात? पूरा स्थल किसको कहते हैं? उस स्थान को कहते हैं जहां पुराने सभ्यता के लोग औजार, बर्तन और इमारत जैसे वस्तुओं का अवशेष मिलते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए भीमबेटका के बारे में। तो हम लोग समझे कि भीमबेटका पहला गुफा के नाम है जहां पे मानव रहा होगा। अब देखिए आग का खोज के बारे में थोड़ा सा और समझिए। आग का खोज लिखता है, आग की खोज में मानचित्र दूसरा में कर्नूल गुफा ढूंढो। कर्नूल गुफा का भी तो देखे ही हम लोग थे, ठीक है, दक्षिण भारत के इलाके में। यहाँ राख के अवशेष मिले, तो कर्नूल गुफा में क्या मिला? राख के अवशेष मिले। इसका मतलब है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग के इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर इत्यादि भगाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा एक्टिविटीज है पूछने के लिए, करवाने के लिए। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे जो टॉपिक है ये बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे इसका हम नोट्स आपको देंगे भी कंटेंट के लिए, लेकिन नोट से ही सब कुछ नहीं होता है, इसलिए हम इसको ना इस तरह का थ्योरी जो है इसको लेकर आए हैं ताकि आप समझ लें बात को। देखिए इसको पढ़िए, आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। नाम और तिथि लिखता है, हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते हैं। क्या नाम पड़ा? पुरापाषाण काल। आरंभिक काल को पुरापाषाण काल। अब देखिए ये पाषाण काल का मतलब क्या हुआ? पुरापाषाण काल। पाषाण मतलब पत्थर होता है, जहां पत्थर का औजार हम लोग बना रहे थे ना, पत्थर का औजार, इसीलिए पाषाण नाम रहा। लेकिन पत्थरों में कई तरह का डिजाइन हम लोग लेकर आए, कई तरह का चेंजिंग लेकर आए, ठीक है, इसीलिए ना उसको हम लोग अलग अलग नाम दे रखे हैं। आगे देखिए, यह दो शब्दों पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजार के महत्व को बताता है।
तो पूरा पाषाण काल इसलिए हम लोग रखें क्योंकि उस समय जो है सो पत्थर का औजार बन रहे थे, और इस औजार को महत्व को बताने के लिए हम लोग पूरा पाषाण काल नाम रखे हैं। ठीक है, अब पूरा पाषाण काल 20 लाख साल से पहले 12,000 साल के दौरान माना जाता है। तो पूरा पाषाण काल के समय 20 लाख से 12,000, ठीक है, ये इसका टाइमिंग पीरियड है। इस काल को भी 3 भागों में विभक्त किया गया है। ध्यान रखिए, पूरा पाषाण काल को 3 भाग में बांटते हैं हम लोग। कितने भाग में बांटते हैं? 3 भाग में बांटते हैं। यहां से देखिए, एक बोलता है आरंभिक, एक मध्य और एक क्या नाम रखा? उत्तर। तो एक का नाम है आरंभिक पूरा पाषाण, एक का नाम है मध्य पूरा पाषाण। आरंभिक लिखा, मध्य लिखा, मध्य पूरा पाषाण और उत्तर पूरा पाषाण, उत्तर पूरा पाषाण। तो पूरा पाषाण काल 3 टाइप का, आरंभिक, मध्य और उत्तर। मानव इतिहास के लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। कौन से काल? पूरा पाषाण काल में जो है मानव जो है 99% कार्य कर चुका था। अब आगे देखिए, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12 साल से पहले से लेकर 10,000 साल तक है। तो अब देखिए थोड़ा सा मध्य पाषाण काल के बारे में जिक्र किया। तो मध्य पाषाण का समय क्या बताया? 12,000 से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया। इस काल को पाषाण औजार आमतौर पर, इस काल में पाषाण के औजार जो है वो आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण भी कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियों और लकड़ियों के भुट्टे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते हैं। तो ध्यान रखिए, पूरा पाषाण काल के बारे में चर्चा हो गया आपका। अगले की शुरुआत लगभग 10,000 साल से पहले होती है। इसे नव पाषाण काल कहते हैं। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल दूसरा, और तीसरा नव पाषाण काल। कौन सा? नव पाषाण काल। तो ध्यान रखिए, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। पूरा पाषाण में आरंभिक, मध्य और उत्तर 3 है, लेकिन मध्य पाषाण में इसका कोई और नहीं है, और नव पाषाण काल में भी कुछ नहीं है। तो मान के चलिए कि 3 पाषाण काल को हम लोग यहाँ देख लिए हैं। अब नव पाषाण काल का क्या बताया? 10,000 साल पहले से हुआ, इसे नव पाषाण युग कहा गया। नव पाषाण का क्या मतलब होता होगा? हमने कुछ स्थानों का नाम दिए हैं, अगले अध्याय में इसके बारे में हम लोग और ज्यादा पढ़ेंगे। तो यहाँ पाषाण काल के बारे में थोड़ा थोड़ा बात समझ में आ गया। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तीनों पीरियडों का महत्व है। महत्व क्यों है? क्योंकि तीनों टाइम में हम लोग अलग अलग जो है, आरंभिक मानव जो है वो अलग अलग औजार का निर्माण कर रहे थे, और औजार का निर्माण में जो हम लोग शार्पनेस जो दिखाए हैं उसी के आधार पर जो है सो यहाँ कालों का विभाजन है, टाइम का विभाजन है। लेकिन सभी तीनों कालों में, या पूरा पाषाण हो, मध्य हो, नव पाषाण हो, तीनों में हमने क्या किया? तीनों में ना पत्थर का ही औजार बनाए हैं, लेकिन औजार बनाने का तरीका हम लोग बदल दिए। इसके वजह से तीनों का अलग अलग नाम पड़ा, पूरा, मध्य और नव पाषाण काल। ठीक है, आगे चलिए। अब देखिए पाषाण काल के बाद क्या हुआ। पाषाण युग से ही लगभग कुछ बात है। अब जलवायु जो है सो लगभग बदलने लगा। वो पाषाण काल का ही बात है। जलवायु हमारा बदलने लगा, क्लाइमेट चेंज होने लगा। लिखता है लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। ठीक है, मौसम बदलने लगा, गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बरसिंघा, ठीक है, 12 सिंघा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। तो गर्मी बढ़ी, ठीक है, गर्मी बढ़ी तो क्या हुआ? थोड़ा जलवायु बदलने के मतलब गर्मी बढ़ा और उसे घास आने लगे, और घास आने से घास खाने लायक जो भी जानवर हैं उनकी संख्या बढ़ने लगी। जो लोग इन जानवरों को शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने का आदत और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है तब के लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालन करने के बाद सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली का भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया। कब जलवायु बदला? तब लगभग 12,000 साल पहले की बात बोल रहा है। चलिए अगर हम आगे देखते हैं तो आगे क्या बात कर रहा है? ये बोल रहा है खेती और पशुपालन की शुरुआत। तो खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हो? अभी तो समझ में आ रहा है कि मौसम बदलने के बाद ये सब चीजें होने लगा।
इस दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, चूंकि उपमहाद्वीप के बारे में बताए हैं, उपमहाद्वीप पढ़ रहे हैं तो भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में लगभग बात हो रही है, ठीक है। इस दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते हैं और कब पककर तैयार होते हैं। लोग सीखने लगे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इसी प्रकार धीरे धीरे कृषक बन गए। ध्यान रखिए, इसका मतलब साफ है कि एनसीईआरटी बोल रहा है कि कृषि कार्य से पहले ही यहाँ फसलों का जो है सो उपज है, ठीक है। तो जब हम लोग भोजन बटोरना जब शुरुआत किया, अनाज को उगते हुए देखना शुरुआत किया, तो क्या है ना, उसी को हम लोग ना जानकारी हासिल करते करते जो है कृषक बन गए, कृषक बन गए हम लोग। चलिए थोड़ा सा आगे और देखते हैं। लिखता है, इस तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। तो पालतू जानवर कैसे बने कि जिस जानवर का जरूरत है और वो जो खाता है वो हमारे घर हो, और उसी के अनुसार हम उनको अपने यहाँ पालने लगे, तो जानवर पालतू बनना प्रारंभ हो गया। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। मतलब कुत्ता को हम लोग मान रहे हैं, कुत्ते के जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे, क्योंकि सबको पालतू बनाना था, क्योंकि सभी हमारे काम के लायक थे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे, और इस तरह धीरे धीरे पशुपालक ही बन गए। ध्यान रखिए, हम लोग कृषक ही बने और लास्ट में पशुपालक ही बने। कृषक हम लोग जो है सो बने और लास्ट में क्या बने, पशुपालक। तो पशुपालक कैसे बने, समझ आ रहा है बात। यहाँ हम लोग चारा रखे, उनको आकर्षित किए, हमारे यहाँ जानवर आया और उसको हम लोग बाहरी जानवर, जो जंगली जानवर है, उसके आक्रमण से बचाने लगे, तो हम लोग पशुपालक बन गए। जब हम लोग पशुओं को पालतू बनाना चालू किया तो हम लोग क्या बन गए, पशुपालक बन गए। थोड़ा सा यहाँ एक्टिविटीज लिखा हुआ है, ये तो आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप टीचर बनेंगे, पढ़ाएंगे, तो आप इसको ध्यान रखें, ये सब एक्टिविटीज आपको करवाना होगा। अब देखिए, अब बसने की प्रक्रिया में थोड़ा सा ध्यान देंगे। ध्यान रखिए, ये जो हम पढ़ा रहे हैं ना पूरा, इसका हम सारांश भी आपको नोट्स के रूप में देंगे, ठीक है, कि पहला चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, दूसरा चैप्टर में क्या पढ़ा, तीसरा चैप्टर में क्या पढ़ा। अभी कुछ दिन पढ़ लीजिए, उसके बाद जो है सो चैप्टर वाइज हम नोट्स भी देंगे, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। लिखता है, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों को देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। तो बसने की प्रक्रिया का मतलब क्या है, जब हम कृषक बन गए और जानवर के देखभाल हम पशुपालक बन गए, इसी को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधे तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे या जानवर के लोग चयन करते थे। अब उदाहरण के लिए क्या क्लियर हुआ, उदाहरण के लिए उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधे से जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधे को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा हो, साथ ही जिनकी मजबूत डंडले अनाज के पके दाने के भार को संभाल सके। ऐसे पौधे को बीज को संभाल कर रखा जाता है, ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। मतलब ये सब काम हम लोग करना प्रारंभ कर दिए। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है और आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधे से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना हम पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। ध्यान रखिए, ये क्या बता रहा है कि बसने की प्रक्रिया में हम लोग क्या करने लगे, हम लोग अनाज जो है सो पैदा करने लगे। कैसे अनाज के पके दाने का भार को संभाल सके। ऐसे मजबूत डंडल वाले हम लोग पौधे चुनने लगे, ताकि अनाज जो है नीचे में नहीं आए, हम खुद उसको जो है समेट लें। हम उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुन लिए हैं जो हिंसक नहीं थे, और ध्यान रखिए वो जंगली जानवरों से भिन्न होते थे। और मिसाल के तौर पर या उदाहरण के तौर पर हम ऐसे जानवर को चुने जिसके दांत और सींग छोटे होते थे, ठीक है, जो हिंसक नहीं होते थे, ठीक। इसीलिए हम लोग तो शेर तो नहीं कभी पालतू बनाए, हम लोग कुत्ता को पालतू बनाए ताकि वो हमारा बात समझ सके। चलिए आगे है, इन दांतों को देखो, इनमें कौन से जंगली सुअर वाले हैं, कौन से पालतू सुअर वाले।
तो ध्यान रखिए, यहाँ फिगर अगर आप देखेंगे तो स्पष्ट पता नहीं चल रहा है। ठीक है, चलिए हम अगला टॉपिक को देखते हैं। इसी तरह से एक नवीन जीवन शैली, अब हम लोग पशुपालक भी बन गए और कृषक भी बन गए हैं। ठीक है, तो एक नया जीवन शैली हम लोग अपनाने लगे। लिखता है, तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगेगा, इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल लग जा सकते हैं। इसीलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। बीज बोने से लेकर फसल के पकने तक, पौधे की सिंचाई करने तक, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता। अनाज के भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था। अनाज को भोजन और बीज दोनों के लिए हम लोग बचा रहे थे, इसीलिए लोगों को इसे भंडारण की बात सोचनी पड़ी होगी। तो ये थोड़ा सा मटर का बीज है, यहाँ दिख रहा है। ठीक, बीज के रूप में, खाद के रूप में, उपहार के रूप में, भंडारण के लिए। ठीक है, तो ये जो हमारे पास जो बीज है, जो अनाज है, उसको हम लोग बीज भी बना, मतलब अनाज जो है उसको बीज के लिए भी रख रहे थे और हम लोग भोजन के लिए भी रख रहे थे। और जब दोनों के लिए रखेंगे तो हमको भंडारण की आवश्यकता पड़ेगा ही। चलिए तो आगे देखते हैं, हम लोग भंडारण कैसे कर रहे थे इसके बारे में थोड़ा सा देखिए। लिखता है यहाँ कि इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तने बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। अब यहाँ से एक्टिविटीज है, क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते हैं और उनके प्रयोग करते होंगे? आपके जवाब का कारण बताओ। ठीक है, तो ये तो एक्टिविटीज तो नहीं हो सकता है, लेकिन हम लोग क्या समझे कि भोजन मतलब ये भंडारण जो है, भंडारण हम लोग करने लगे। क्यों? क्योंकि भोजन मतलब क्योंकि अनाज जो है भोजन के लिए भी रहे और बीज के लिए भी रहे। ठीक है, तो बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी और फिर जमीन में गड्ढा खोद कर उसको रखना हम लोग प्रारंभ किए। ठीक है, ताकि दोनों चीज के लिए सुरक्षित रह सके। अब ध्यान रखिए, जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। अब ध्यान रखिए, यहाँ मांसाहारी बात हो गया, तो लोग उस समय जब जानवर को खाते थे तो उसके बारे में थोड़ा सा बताने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ चलते फिरते खाद्य भंडार हो गया हमारा कौन? जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। ठीक, तो दो चीज है, एक तो हम लोग जानवर का शिकार भी करते थे और जो दूध देने वाले पशु हैं, ठीक है, उनसे हम दूध भी प्राप्त कर सकते थे। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका भी है। तो पशु से क्या मिला? पशु से हमको दूध भी मिल सकता है और पशु से क्या मिलेगा? उसका मांस। ठीक है, हमें मांस मिलता है। इसीलिए पशु से हम लोग को दूध और मांस दोनों चीज मिल रहा है, इसलिए वह चलते फिरते खाद्य भंडार है हमारा। ठीक है, उसको रखने की जरूरत नहीं है, चलता फिरता कभी भी उसको हम लोग। तो अब हम लोग कृषक और पशुपालक के बारे में जो थोड़ा थोड़ा बात पढ़े हैं उसको अभी पता करेंगे। हम लोग पशुपालक और कृषक का आरंभिक चीजों को पता करना है। मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 13 में देखेंगे। चलिए, क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों की शुरुआती कृषकों और पशुपालकों होने के साक्ष्य मिले। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में, ध्यान रखिए, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए। पूर्वी भारत में भी कुछ पाया गया और दक्षिण भारत में पाया गया। क्या पाया गया? कृषक और पशुपालक होने का साक्ष्य मिला। मतलब मानव जो है कृषक और पशुपालक दोनों है, इसका हमको साक्ष्य मिला आधुनिक कश्मीर के इलाके में और पूरब भारत का ए साइड जो है पूरब की ओर और नीचे के जो है सो दक्षिण का ओर। ठीक है, ये तीनों जगह में हम लोग को मिला। ठीक, आगे लिखता है यहाँ, वास्तव में निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालक की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाएं मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दाने का अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाजों के दानों का पहचान कर सकते हैं। इसी तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों का भी पहचान कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, कृषक होने का जो हमारा दावा जो है, जो हमारा प्रमाण है, वह आधुनिक कश्मीर और पूर्वी दक्षिण भारत में मिले। ठीक है, और क्या मिला? पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन भी कर रहे हैं हम। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दाने का अवशेष मिला। ठीक है, दाने का अवशेष मिला।
ऐसा लगता है कि गलती से या तो फिर जानबूझकर जलाए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाजों के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप में विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। तो ध्यान रखिए, हमारा जो आरंभिक और कृषि कार्य और जो है सो पशुपालक के बारे में ये चीज़ है। अब ध्यान रखिए, हम लोग अस्थायी जीवन की ओर जा रहे हैं। अस्थायी जीवन की ओर जा रहे हैं हम लोग। पुरातत्वविदों ने कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जिसे बुर्जहोम यानी वर्तमान कश्मीर में पुरास्थल पर झोपड़ी और घरों के निशान मिले हैं। तो कहाँ मिले? बुर्जहोम में मिले, जो वर्तमान कहाँ? कश्मीर में है। लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास भी कहा जा रहा है। गड्ढे के नीचे जो घर बन रहा है उसको क्या कहा जा रहा है? गर्तवास कहा जा रहा है। इन्हें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली। ध्यान रखिए, गर्तवास में रह रहे थे लोग और झोपड़ी के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने का प्रमाण मिला। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घरों के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। ये भी साक्ष्य है। गर्तवास का चित्र बनाने बोला, वैसे चित्र यहाँ दिखेगा। बहुत सारी जगहों से पत्थर और औजार मिले। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाणिक युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसीलिए इन्हें नवपाषाण युग कहा जाता है या माना जाता है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैने करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मसूल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों के लिए पीसने के लिए किया जाता था। ओखली और मूसल का प्रयोग जो है किसके लिए हो रहा था? अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए हो रहा था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन युग में औजारों के निर्माण के प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते, कुछ औजार हड्डी से औजार को बनाने के प्रमाण तो पहले ही मिल चुका है हमको। तो ध्यान रखिए, ये हमारे औजार हैं। नवपाषाण युग के कुछ उपकरण हैं। नवपाषाण युग के ये ओखली और मूसल का जो बात कहा जा रहा है, ये वही चीज़ है। अब देखिए, आगे देखिए, आगे जो लिख रहा है वो ये बताता है नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया गया, सजावट किया गया। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता है। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए करने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जाते थे। और ध्यान रखिए, ये जो यहाँ पात्र जो है, ये जो पात्र है, ठीक है, इस पात्र को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि क्या था और ये कहाँ मिला। देखिए, यहाँ जो लिख रहा है वो ये लिख रहा है, क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ आए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने के काम करते, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह ऐसे मौसम के मुताबिक बदलते और अपनी जीविका को चलाया करते थे। आगे जो है, ये मेहरगढ़ में जो घर मिला है, ठीक है, मेहरगढ़ घर का चित्र है। मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते होंगे। जिस घर में तुम रहते हो उसके साथ घर की समानता क्या है? तो लगभग घर सेम है। देखिए, रूम है, यहाँ से यहाँ दरवाज़ा है, यहाँ भी आपका जो है सो दरवाज़ा है। तो कुल मिला करके हम लोग ये देख सकते हैं चित्र के माध्यम से। अब देखिए, ये जो है अगला जो टॉपिक है आपके लिए वो ये है, क्वेश्चन क्या, टॉपिक क्या बोल रहा है? सूक्ष्म निरीक्षण मेहरगढ़ में, सूक्ष्म निरीक्षण मेहरगढ़ की। अब मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु के बारे में कुछ बात है। बोलता है मेहरगढ़ ढूंढो। मेहरगढ़ तो ढूंढे थे इसके पहले। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ता बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। कौन? मेहरगढ़। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहां के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। मेहरगढ़ पहला इलाका जहां जौ गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना हम लोग सीखें। यह विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली। इनमें हिरन तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों का हड्डी भी शामिल मिला वहाँ। मेहरगढ़ में इसके अलावा
चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले। ये ध्यान रखिए, आयताकार घर है, कहीं चौकोर घर है, घर के अवशेष मिले। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते हैं। ध्यान रखिए, 1 है, 2 है, 3 है और 4, ये 4 रूम का जो है सो ये मिला, ये है यहाँ। अब देखिए आगे क्या कहते हैं मेहरगढ़ के बारे में। बोल रहा है मृत्यु के बाद समानता, मृतकों के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसीलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। अब देखिए कौन सामान रखे गए, थोड़ा सा देखिए इसको आप देख पा रहे होंगे, लिखता है यहाँ, ऐसी कई कब्रें मिली, एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया, संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया हो, हम लोग यही समझ रहे थे। अब देखिए ये जो है, ये आदमी का डेड बॉडी इधर दिख रहा है, ठीक है, ये आदमी का डेड कंकाल, देखिए कंकाल है, डेड बॉडी आप नहीं कह सकते, इसको कंकाल कह सकते, एक कंकाल है, ठीक है। ये जो है सो दफनाया गया इलाका है, मिट्टी के अंदर जो दफन है। और ये जो है आपका, देखिए इसको आप देख पा रहे होंगे, ये क्या है, ये जो है बकरी को, ठीक है, मृतक के साथ बकरी को भी दफनाया गया। तो अपने मान्यता के अनुसार देखिए ये है आपका, ये जो है सो बकरी का जो है सो कंकाल है और इधर भी है, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम ये समझ सकते हैं कि कई कब्र ऐसे मिले जिसमें मृतक के साथ बकरी को भी दफनाया गया। तो क्योंकि लोगों को लगता था इसे परलोक में मृतक खाने के लिए मिल जाएगा। चलिए, ये जो भी मान्यता है। अब देखिए कुछ इसमें आपको अगर ये पूरा पढ़ लें तो आप ऐसा कर सकते हैं, खाद यानी आखेटक खाद्य संग्राहक को आप डील कर सकते हैं, पूरा स्थल को डील कर सकते हैं, उद्योग स्थल को बता सकते हैं, आवासीय स्थल को जहां लोग रहते हैं। ध्यान रखिए, आखेटक खाद्य संग्राहक का होने का क्या मतलब है, आरंभिक मानव जो है सो खाद्य संग्राहक ही था, खुद भोजन को जमा करके रखता था। आखेटक का मतलब शिकार करता था। वहीं पूरा स्थल का क्या मतलब है, जहाँ पर बर्तन इत्यादि पुराने स्थान बने, जो बर्तन इत्यादि जो मिला, पूरा स्थल के बारे में डेफिनेशन दिए ही हैं। उद्योग स्थल जहाँ लोग शिकार किया करें, आवासीय स्थल रहने के लिए, पूरा पाषाण युग, मध्य युग, लघु पाषाण, ये तीनों पाषाण के बारे में बताएं। कृषक भी हम हुए, पशुपालक और नवपाषाण युग भी हम लोग देखे, और कब्र, अभी कब्र के बारे में आप समझे। तो कुल मिला के हम यह कह सकते हैं कि हम लोग जो है बतौर मनुष्य आखेटक खाद्य संग्राहक से, यानी आखेटक से लेकर भोजन उत्पादक तक हम लोग बने, ठीक है। ये एनसीईआरटी का हमारा दूसरा चैप्टर था, और यह एनसीईआरटी का हमारा दूसरा चैप्टर है। तीसरा चैप्टर भी तुरंत आएगा। सभी चैप्टर्स जो है वो सीक्वेंस में आते रहेंगे, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, तीनों आते रहेंगे। और आप जो है इसका अध्ययन करें। अभी आपका सीटेट के लिए समय है। साथ में एक चीज़ और समझिए, आप इसको पढ़कर नोट भी बना सकते हैं। वैसे हम आपको नोट्स भी एक बार हम स्टडी करवाएंगे, आपको नोट्स भी स्टडी करवाएंगे। अभी तो वैसे समय नहीं था, इसकी वजह से। नहीं तो हम क्या करेंगे, अगला चैप्टर से हमारी कोशिश रहेगा कि आपको चैप्टर ही बता दें और उस चैप्टर का नोट भी आपको हम दे दें। और हमारा टेलीग्राम चैनल है आइडियल सीटेट एकेडमी, तो यहाँ इसको सर्च करें। और इससे आपको क्या बेनिफिट होगा, इससे आपको बेनिफिट होगा कि हम जो नोट बना के, जो अपने हाथों से जो नोट बनाएंगे, उस नोट्स का पीडीएफ आपको हम सेंड कर देंगे। ये यहाँ चूंकि ये एनसीईआरटी तो आप खुद से डाउनलोड कर सकते हैं, एनसीईआरटी के एप्लीकेशन से इसको हम लिए हैं, ठीक है। ये तो खुद से बनाए नहीं, ये तो बनाए पीडीएफ जो है एप्लीकेशन में है, वहाँ से हम उठा के आपको पढ़ा रहे हैं। तो ये तो हम आपको नहीं शेयर कर सकते, आप खुद इसको देख लें। इस चैप्टर का जो भी नोट्स होगा, ये नोट्स हम जो है आइडियल सीटेट एकेडमी का जो हमारा जो मतलब टेलीग्राम जो चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल में ना हम पीडीएफ डाल दिया करेंगे प्रत्येक चैप्टर। तो विश्वास मानिए कि ये 10-12 चैप्टर अगर आपका जैसे से होना चालू हो जाएगा, वैसे से आपको ना एनसीईआरटी समझ आने लगेगी, कंटेंट समझ में आने लगेंगे। आपको लगता है वो हम सब कुछ पढ़े हैं, जाने हैं, ऐसा कुछ नहीं। अगर ऐसा होता तो ध्यान रखिए कि सीटेट का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, तो सीटेट का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं है। इसके लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है सो पेड क्लासेस टाइप से सब कुछ मिल जाए, जो पेड क्लासेस में मिलता है, और ये आपको फ्री मिले। एनसीईआरटी आप पढ़ लें, इसके बाद पेडागोजी आपको हम करवा देंगे। तो एनसीईआरटी और पेडागोजी में पकड़ होगा तो आप कोई भी टेट को निकाल पाएंगे। यही हमारा जो है सो ध्येय है। धन्यवाद।